नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 36 सीरीज देख रहे थे, आज हम 36 में से 8वीं क्लास को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 7 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे PDF बाय किए हैं उनको PDF भी दे दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए दोस्तों, हमारा एसएससी का कोई सा भी कंटेंट आप बाय करते हैं तो ये बाइलिंगुअल होती है ना। यहाँ मैं पढ़ाता भले हिंदी में हूँ, लेकिन आपको कंटेंट अंग्रेजी में भी फुली दिया जाता है और फुली हिंदी में भी। तो आपको जिसमें सुविधा होती है उसमें लेके पढ़ सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो तो जानते होंगे। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारी एक ई बुक है जिसका नाम पैरासीटामोल 500 है। अगर आप चाहते हैं कि वन स्टॉप एसएससी की हमारी फाउंडेशन जीके जीएस के क्षेत्र में मजबूत हो जाए, तो आप ये वाली ई बुक को लेकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ये मैं नहीं, ये आप लोग में से ही भाई बंधु कहते हैं, क्योंकि अब ये इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि इनकी खबर आपको भी लगी होगी। तो आप लोग ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है या फिर इस पे जो है आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, बाय करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। कंटेंट को आप बाय करेंगे। रेलवे की कंटेंट अवेलेबल है एनटीपीसी आरपीएफ के लिए। इसके अलावा बिहार एसएससी का भी कंटेंट अवेलेबल है। तो 3 प्रकार की कंटेंट अवेलेबल है, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी। जैसा चाहिए आप लोग ले सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई का भी है, लेकिन अब तो एग्जाम है नहीं, है तो बताना ठीक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, एक प्रश्न के जितने भी कथन है वह भी एक प्रकार का प्रश्न आंसर होता है। तो कथन पे भी ध्यान दीजिएगा, न तो सिर्फ आंसर तक पहुंचना ही अपना मकसद नहीं रखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, जीव जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है ये है कि निडेरिया संघ के प्राणियों में गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में एक ही छिद्र होती है जिससे भोजन ग्रहण भी किया जाता है तथा अनपचे भोजन का उत्सर्जन भी किया जाता है। ये जो कथन है अपने आप में सही है, राइट है। क्या होता है कि जो भी निडेरिया कुल के प्राणी होते हैं, निडेरिया जिसे अपन सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, है ना, इस संघ के जो भी प्राणी होते हैं उसमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसमें एक ही पाथ पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इसी छिद्र से भोजन का इंटेक भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। और चूंकि निडेरिया या सिलेंट्रेटा में, है ना, अर्ध विकसित पाचन तंत्र होता है, इसीलिए जो भोजन अनपचे होते हैं उसे उसी रास्ते से बाहर कर दिया जाता है जिससे भोजन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, है ना। आपसे इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में एग्जामिनर पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस कुल के प्राणी में, है ना भैया, जिस रास्ते से भोजन करते हैं उसी रास्ते से उत्सर्जन किया जाता है। तो आंसर आपको निडेरिया या सिलेंट्रेटा देना है ना। तो बातों को धीरे धीरे समझेंगे। टाइम है तभी देखिए, नहीं है टाइम तो कोई बात नहीं भैया, आप भी महान हम भी महान, है ना। दूसरा कथन है, आर्थ्रोपोडा का शरीर जो है, आर्थ्रोपोडा, है ना, ये दूसरा एक कुल है। बाहरी कंकाल तंत्र काइटिन के बने होते हैं। इसके शरीर का विभाजन 3 भागों में होती है। अब ये भी सही है, जो भी आर्थ्रोपोडा कुल के हैं। अब ये आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी जंतु जगत है उसमें सबसे अधिक प्राणी जो है आर्थ्रोपोडा संघ में ही आते हैं। लगभग 80% जो भी जंतु है, जानवर है, ये आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। और ओवरऑल अगर इस दुनिया में सबसे बड़े लिविंग थिंग का समूह है तो वो है थाइलोफाइटा। लिविंग थिंग और जंतु में फर्क तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। लिविंग थिंग मतलब जितने भी जान हो, जैसे पेड़ पौधे, जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, जो भी है सब आ जाते हैं लिविंग थिंग में। लेकिन जंतु में सिर्फ हम लोग आते हैं, जानवर वगैरह, पादप को छोड़ के जिसमें भी जीव है वो जंतु है। तो जंतु वाला सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। ओवरऑल सबसे बड़ा सजीव जगत थाइलोफाइटा। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। सही बात है, डेविल मतलब राक्षस टाइप से हो जाती होगी मेरे ख्याल में। तो ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं, ये सही है। ये मोलस्का फाइलम के प्राणी हैं, ये भी सही है। इसके खून का रंग नीला होता है, ये भी सही है। तो अपने आप में आपको तीनों स्टेटमेंट सही निकला जी। तो राइट आंसर उपयुक्त तीनों सही होगा। तीनों कथन से कई सारे प्रश्न का सवाल जवाब होता है, इसीलिए कथन पे विशेष करके ध्यान दें, हाथ जोड़ के निवेदन।
देखिए निडेरिया जिसे सिलेंट्रेटा या कहते हैं, यह एक बहुकोषीय जीव है, मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, है ना। एक कोषीय बहुकोषीय क्या होता है बहुत बार बता दिया हूँ। इसमें उत्तक का विकास होता है, टिश्यूज का जो है विकास होता है। इस संघ के प्राणी में वास्तविक अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास वास्तविक अंग है, उनके पास वास्तविक अंग नहीं होते हैं। किसके पास? निडेरिया या सिलेंट्रेटा के पास। इस संघ के प्राणी को ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ये एक अलग से रखिएगा। जैसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी पूछा जाता है आपसे, है ना, जंतु और पेड़ पौधों के बीच की कड़ी पूछा जाता है, तो ये जो एक अलग से कहावत हो जाती है भाई, किसी चीज के नाम दिए जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो निडेरिया कुल होते हैं इसे अपन ब्रेन विदाउट नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो ये एक ध्यान रख लेंगे। इसके शरीर में मौजूद जो गैस्ट्रोस्कुलर कैविटी होती है, इसमें एक ही छिद्र होती है, इसी के माध्यम से भोजन ग्रहण भी करते हैं। साथ ही अपच हुए भोजन जो पचता नहीं है उसको निष्कासित भी किया जाता है, क्योंकि इसमें अधूरा पाचन तंत्र प्रणाली पाई जाती है। निष्कर्ष क्या निकला कि सिलेंट्रेटा या निडेरिया कुल के जो भी प्राणी होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, उत्तक का विकास होता है, अर्ध विकसित पाचन तंत्र होते हैं। इसके वैस्कुलर कैविटी में एक ही छिद्र होते हैं जो जिससे भोजन इंटेक भी होती है और उत्सर्जन भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करके एक अपवाद स्वरूप बात लिखी गई है। निडेरिया संघ से ताल्लुक रखने वाले जीव हाइड्रा ये लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधि से प्रजनन कर सकते हैं। अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, ऑक्सीशोषण क्या होता है, अनऑक्सीशोषण क्या होता है, ये सब मैंने पहले ही आपको कई बार बता चुका है। तो ये नाम से भी स्पष्ट है और वैसे भी आप समझ रहे हैं। तो ये हाइड्रा जो है ये दोनों प्रकार के प्रजनन को दर्शाता है, और हाइड्रा जो है निडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम के ही प्राणी होते हैं। आर्थ्रोपोडा यह जंतुओं में सबसे बड़ा संघ है। समस्त जंतु जगत की 80% इसी संघ में आते हैं। इसमें शरीर का विभाजन 3 भागों में होता है, अर्थात आप लोग भी आर्थ्रोपोडा को रोज देखते हो। जैसे जो भी कीट पतंग है, जैसे तितली हो गया, केकड़ा हो गया, मक्खी हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये सभी के सभी क्या आर्थ्रोपोडा में आ जाता है बंधु, ठीक है। तो इसीलिए आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत के सबसे बड़े समूह है। इसमें क्या होता है, खुली परिसंचरण तंत्र पाई जाती है ना। इसके अलावा जो पैर के बनावट है ना, मच्छर वच्छर भी आ जाएंगे इसमें, जो पैर के बनावट है ना उसी के आधार पे जो है आर्थ्रोपोडा को अलग अलग भागों में और भी बांटे जाते हैं। एक तो आर्थ्रोपोडा खुद एक कुल है, उसके बाद भी इसके कई उपभाग होते हैं पैरों के बनावट के अनुसार, ठीक है भाई। उसको हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है यहीं से आज तक क्वेश्चन आया है, हमने आपको इतना बताया है। इसके अलावा अगर आर्थ्रोपोडा में 3 जोड़ी पैर होता है अर्थात 6 पैर होता है तथा 2 जोड़ी पंख अर्थात 4 पंख होता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम इंसेक्ट कह देते हैं। जो आपका साधारण कीट पतंग जो आप कहते हो ऐसे कह देते हैं ना, कीट पतंग कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर, तितली, तिलचट्टा, सिल्वर फिश, ये सब हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा का उदाहरण। कुछ अन्य आर्थ्रोपोडा जैसे मकड़ी, बिच्छू, इसे अपन आर्किनिडा कहते हैं, आर्किनिडा। जैसे आर्थ्रोपोडा वैसे आर्किनिडा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे इसका क्या है छोटा सा समझने के लिए कि जो भी कीट पतंग है वो आर्थ्रोपोडा में आएगा, इतना ही आपको याद रखना है। बाद बाकी ये नहीं याद रखना है कि किसमें कितना पैर होगा तो मैं कौन से आर्थ्रोपोडा के कुल में ले जाऊंगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे नीचे है कि सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह थाइलोफाइटा होते हैं। इसमें जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन सभी आ जाते हैं। अभी मैंने ऊपर में इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सजीव जगत और जंतु जगत क्या है। जंतु जगत में सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, सजीव जगत में सबसे बड़ा आपका थाइलोफाइटा। लाइकेन क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। लाइकेन एक प्रकार का जो है सहजीविता का संबंध है, किसके किसके बीच, कवक और शैवाल के बीच में। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सहजीविता, सहोपकारिता, सहभागिता, ये एक रिलेशन होता है ना। जैसे बगला और भैंस के बीच में कौन सा रिलेशन है ना। तो वैसे भी पहले क्वेश्चन आते थे, अब लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया है, चीजें वही है, ठीक है। तो लाइकेन क्या होता है, इसमें सहजीवी रिलेशन होती है, साथ में रहते हैं कवक और शैवाल, है ना। इनके अलावा मोलस्का, जैसे कि अभी एक ऑप्शन मोलस्का से था जो ऑक्टोपस था, तो मोलस्का को समझना जरूरी है। मोलस्का, इसके अंतर्गत आने वाले प्राणियों का जो शरीर है ना इंटरनल रूप से काफी मुलायम होते हैं। जैसे अगर आप मांसाहारी हैं, कई लोग जो है घोंघा
भी खा लेते हैं गांव घर में मांसाहारी, मैंने खुद देखा है ना। तो ये जो घोंघा वगैरह होता है ना, अंदर से काफ़ी मुलायम होते हैं उनके बनावट, लेकिन बाहर से ना उनके एक आवरण रहती है, ढकी हुई रहती है, कवच युक्त खोल में बंद रहते हैं, है ना। तो ऐसे प्राणी को अपन मोलस्का कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलस्का। ठीक है। मोलस्का का आवरण जो है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बनी होती है। अब आवरण वाला कितना बात कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कल भी बताया था कि आवरण जो है कई सारी चीज की कैल्शियम कार्बोनेट की होते हैं, लेकिन आज तक जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में अंडा का खोल भी पूछा जाता है ना। अंडा का खोल ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी कहते हैं या फिर आप चूना पत्थर भी कह देते हो, मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हो। मोलस्का संघ के प्राणी का जो खून का रंग है ये कैसा होता है? नीला होता है। इस संघ के प्राणियों में कुछ उदाहरण जैसे घोंघा, सीपी, ओयस्टर, कटल फिश, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? मोलस्का के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो ओयस्टर है ना, आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, लोग जो है सीप से मोती निकालते हैं, इस प्रकार का आकार होता है इसका, है ना। यहाँ से एक छोटा सा मोती व्हाइट कलर का दिखाता है, वो तो दिखाने के लिए दिखा देते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं हो रहा होता हो, क्योंकि ये जो है ऐसे सहज नहीं मिलते हैं। ये जो ओयस्टर नाम का मोलस्का है, इसी के अंदर वो नेचुरल वाली मोती पाई जाती है। ठीक है। वो जो नेचुरल वाली मोती होती है ना राजा महाराजा के पास वाली, तो ये इधर ही पाया जाता है आपके ओयस्टर में, है ना। ये भी आपके मोलस्का फाइलम के हो जाएंगे। इनके अलावा स्तनधारी में 4 चेंबर, अब देखिए स्तनधारी, उभयचर, रेप्टेलिया और पक्षी वर्ग आ जाएगा, है ना। तो इन सब में जो है कितने कितने चेंबर वाली हार्ट होती है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जैसे मैं और आप यानी स्तनधारी जो होते हैं उसमें 4 चेंबर वाली हार्ट होती है, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है लिखा है। स्तनधारी में 4 चेंबर वाली हार्ट होती है। मत्स्य वर्ग में 2 चेंबर वाली हार्ट होती है। उभयचर और रेप्टेलिया मतलब जो भी रेंग के चलते हैं उसमें 3 चेंबर वाली हार्ट पाई जाती है। तो 2, 3, 4 जरूर याद रखिएगा। जो उभयचर होते हैं, है ना, ये क्या होता है? कोल्ड ब्लड प्राणी होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं, शीत रक्त प्राणी होते हैं, है ना। और हम लोग कैसे हैं? गर्म खून के प्राणी हैं। ठीक है। मगरमच्छ में 4 चेंबर वाली हार्ट पाई जाती है। ये उभयचर भी हो जाएंगे, रेप्टेलिया जैसे चलते भी हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो है 4 चेंबर वाली हार्ट है। ये कई बार बता चुका हूँ, अपवाद है, और ये अपवाद आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, अपवाद है। इनके अलावा जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। स्टेटमेंट पहला है, जनगणना 2011 में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व गोवा का था। स्टेटमेंट 2 है, जनगणना 2011 में कुल कार्यरत जनसंख्या में महिला श्रमिकों का प्रतिशत 25.51, वहीं पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत 53.26 था। ये तो सही है जी। कथन थर्ड है, जनगणना 2011 में केरल की सबसे अधिक साक्षर जिला कोट्टायम था, जबकि इंडिया में सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का शेरछिप था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला कैसे गलत हो गया जी? सही गलत है ये, इसलिए गलत है क्योंकि जनगणना 2011 में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व पूछा है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी आपका महानगर वाला। ये बातें कर लिया। अगर मैं यहाँ से घनत्व शब्द को डिलीट कर दूं, है ना, अगर मैं यहाँ से घनत्व शब्द को डिलीट कर दूं तो भी गोवा नहीं होगा, तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर जनसंख्या के आगे ये घनत्व के जगह पे जहाँ है वहाँ मैं परसेंटेज लिख दूं तब गोवा हो जाएगा। मैं आगे समझाता हूँ ये क्या है। फिलहाल ये वाला आंसर आपका हो गया, कथन 1 नंबर जो है आंसर हो गया। जनगणना 2011 में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व गोवा का न होके तमिलनाडु का था। आश्चर्य लगा? 440 वोल्ट लगी। तो ऐसे क्वेश्चन ही बताऊंगा। बाद बाकी जो बहुत पढ़ा दिया हूँ वो रिपीट नहीं होगी इसमें, जैसे आर्ट एंड कल्चर आप नहीं देखेंगे, बायासराय नहीं देखेंगे, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन जनरली नहीं देखेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस आंदोलन को अरेंजमेंट कीजिए कालक्रम अनुसार। ये कोई, है ना, छोटू सा क्लास नहीं है, ये अपर लेवल की क्लास है, तो अपर लेवल जैसे ही बात होगी, क्योंकि ये सब मैं कई बार बता चुका हूँ और मैंने आपको 2 ब्रह्मास्त्र पहले ही दे चुका हूँ। अपने आप में काफ़ी है जी SSC के एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है। तो ये जो है आपका तमिलनाडु होगा यहाँ पे गोवा। बाद बाकी जो जनगणना 2011 में जो भी कार्यरत जनसंख्या थे उनमें महिला की परसेंट लगभग 25.5 और पुरुष का 53.25 था। तो ये एकदम सही है। इनके अलावा
केरल की सबसे अधिक साक्षर जिला कोट्टायम भी सही है। इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम का शेरछिप भी सही है। तो ये दूगो सही था, ऊपर का गलत था। ऊपर का यहाँ पे एक्सप्लेन है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य का है। और लिंगानुपात में यानी सेक्स रेशियो में बात करेंगे तो भी आपका जो है सेकेंड स्थान पे जो है तमिलनाडु ही है सेक्स रेशियो के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पहला केरल दूसरा तमिलनाडु। इनके अलावा जनगणना 2011 में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहेगा तो महाराष्ट्र का होगा, लेकिन सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहेगा तो गोवा का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जनगणना 2011 में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या की, भाई सबसे ज्यादा शहर में लोग कहाँ निवास करते हैं तो महाराष्ट्र में, और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यानी उस राज्य के ज्यादातर लोग नगर में निवास करते हैं तो ये हो जाएगा गोवा, है ना। इसके अलावा दूसरा स्थान जो है मिजोरम और तमिलनाडु का है नगरीय जनसंख्या के परसेंटेज में, पहला गोवा दूसरा मिजोरम तीसरा तमिलनाडु। यह अवरोही क्रम है यानी घटता हुआ क्रम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पहला दूसरा तीसरा। और ओवरऑल सबसे ज़्यादा नगर में लोग कहाँ निवास करते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा गोवा के अंदर। जहाँ जनसंख्या, शहरी जनसंख्या डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम पढ़े लिखे जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर है। वहीं पे आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला शेरछिप देखा था, जो कहाँ का था? मिजोरम का था। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है ये आपका दिबांग घाटी है। दिबांग घाटी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे 2011 में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी भी जो है नोट किया गया था, मात्र 17 व्यक्ति। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व यानी डेंसिटी बिहार का है, 1106 किलोमीटर पर किलोमीटर व्यक्ति पर किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। मन करता है कभी कभी वहीं चले जाऊं। इनके अलावा जनगणना 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें महिला और पुरुष का अलग अलग जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है, ये परसेंटेज के हिसाब से है ना, 51.54%, 48.46%। इस प्रकार से महिला और पुरुष का जो है परसेंटेज में रेशियो है। इसके अलावा जनगणना 2011 जनगणना में कुल साक्षरता 74.04% था, है ना। महिला साक्षरता 65.46% और पुरुष साक्षरता 82.14% था, है ना। अब जनसंख्या में जो आपका धर्म वाइज बंटवारा था, जैसे हिंदू कितने, इस्लाम धर्म के कितने, जैन कितने, बौद्ध कितने, अन्य कितने, ये मैं 2-4 बार बता चुका हूँ, रिसेंटली बताया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ वो वाले पॉइंट का। फिर भी बता दूं कि 80% से थोड़ा कम था हिंदू की आबादी। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन देता है 80, 81, 82, 79, तो क्या मांगू, है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 में समग्र लिंगानुपात 943, जबकि बाल लिंगानुपात जो है ये 619 था। बाल लिंगानुपात 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे एप्लीकेबल होती है, पर 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या जो 919 काउंट किया गया है। और ओवरऑल पूरे देश में जो सेक्स रेशियो है 943 काउंट किया गया था। आज़ादी के बाद अर्थात 1951 के जनगणना में सेक्स रेशियो कितना था ओवरऑल? आप लोगों से एक क्वेश्चन डिमांड करूंगा, क्योंकि मैं ये 2 लाख बार जो है आपको बता चुका हूँ, है ना। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है और सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है। सेकेंड सबसे अधिक लिंगानुपात जो है आपका तमिलनाडु का है। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता जो है ये आपका लक्षद्वीप का है और सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश में याद रखिएगा। लक्षद्वीप का डायरेक्ट भी पूछता है आपका लिटरेसी रेट, तो 91.6 से 91.8 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा करेंगे अपन, है ना। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है ना, जबकि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज ये हिमाचल प्रदेश की है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग ओवरऑल निवास करते हैं। जैसे अभी हम अर्बन पॉपुलेशन पे सेम चीज़ को रिलेट करें तो महाराष्ट्र में ओवरऑल सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन निवास करते हैं। वहीं पे परसेंटेज के हिसाब से गोवा में सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन निवास करते हैं। समग्र राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है मेघालय राज्य में नोट किया गया था और सबसे
सबसे कम नागालैंड राज्य में नोट किया गया था 0.6%, वो भी निगेटिव के, कोई ना बढ़े भाई, जितना थे उसमें जो है इक्का दुक्का घट ही गया, बढ़ा नहीं, है ना। अब कोई कारण न कुछ तो रहा ही होगा। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता या फिर न्यूनतम महिला साक्षरता, कहने का मतलब है ओवरऑल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, है ना, या फिर मेल लिटरेसी रेट, इन तीनों में जो है निचले स्थान पे बिहार का है ना। आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जरूर बदलेगी, है ना, और ये भी जो है आगे आएंगे निकल के। इनके अलावा भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल बना था, भारत का पहला डिजिटल पंचायत भी केरल में ही बना था, ठीक है। और भारत का पहला डिजिटल यूटी जो है ये जम्मू कश्मीर बने थे, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, डिजिटल यूटी ये जम्मू कश्मीर बने थे। इनके अलावा निम्नलिखित में से चुंबकत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो आपका मैग्नेट होता है उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ से आपने से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया है, आपको जवाब देना है। कथन पहला है चुंबक की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, एम होता है, एम्पियर मीटर होता है ना, तो ये एकदम सही है जी। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो टेस्ला या गॉस होता है सीजीएस में, तो सही है। लेकिन अगर चुंबकीय प्रबलता का कहेगा तो एम्पियर बाय मीटर होता है, ये अपने आप में दोनों के दोनों बात सही है। तो यहाँ से आपने दो मात्रक याद करना है। दो चुंबक के प्रबलता तथा उसके बीच की दूरी के संबंध में कूलाम का नियम था, बहुत अच्छा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया गया था इस नियम के अनुसार, सही है जी। अभी कूलाम जी नियम दिए थे चुंबक के रिलेशन में। इनके अलावा नीति कोण का मान विषुवत रेखा पे 0 डिग्री तथा ध्रुव पे 90 डिग्री होता है, ये भी सही है। अब विषुवत देखिए, ये आप मान के चलिए कि ये आपका है ना, ये आपका जो है 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहिए, है ना। इसके ऊपर अपन ध्रुव कहाँ पे होता है, ये उत्तरी ध्रुव, ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे जो ये जो कोण बनती है ना, इसे ही नीति कोण कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, नीति कोण कहते हैं। तो विषुवत रेखा पे इस रेखा के संदर्भ में यहाँ पे बनने वाला कोण क्या होता है? अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप खींचते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, ये वाली कोण 0 भी होता है, 180 डिग्री भी होता है। तो अपन इसके संदर्भ में ये क्या हो गया, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। तो विषुवत रेखा पे 0 डिग्री, और वहीं ध्रुव पे कितना हो जाएगा? अगर ये वाला हम समकोण यहाँ से ये देखें तो किसी भी ध्रुव के एंगल से पकड़ ले तो यहाँ पे बनने वाला कोण कौन सा होगा? तो समकोण हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। इसीलिए नीति कोण का मान विषुवत रेखा पे 0 डिग्री और ध्रुव पे 90 डिग्री होता है। इसीलिए आंसर है इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी के सभी स्टेटमेंट सही दिया गया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। चुंबक एक ऐसा पिंड है महोदय, है ना, जिसमें लोहा, निकेल इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, ठीक है। साथ ही अगर उसे स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप लटका दिए, ठीक है, तो ये हमेशा जो है ना, ये इस प्रकार से कर देते हैं, ये हमेशा जो है आपका नॉर्थ और साउथ में जो है आके ठहरेगा, अगर आप किसी धागे से बांध के लटका दिए तो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जी चुंबक, है ना। इसके अलावा चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो नेचुरल और सिंथेटिक में भी आप 2 प्रकार के कह सकते हैं, बाद में की बनावट के अनुसार भी जो है चुंबकत्वीय गुण विद्यमान रहने के अनुसार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका नेचुरल हो गया, कृत्रिम हो गया या सिंथेटिक हो गया, वो भी 2 प्रकार के। फिर जो चुंबकत्व के आधार पे बांटते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट होते हैं और एक टेम्पररी होते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। अस्थायी चुंबक कैसा चुंबक है? जैसे आजकल हमने जितना भी जनरली चुंबक को देखा है, लगभग अस्थायी चुंबक को ही देखा है। और जो भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी काम करते हैं या फिर छोटे छोटे घरेलू इस्तेमाल के चीज, जैसे बच्चे लोगों का कार होता है, ऐसे रगड़ मारो, है ना, तो बजता है, कुछ आवाज निकलता है, फिर वो चक्का घूमना बंद, तो भी बंद हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे चीज है जो चुंबक अंदर काम कर रहा होता है, वो अस्थायी चुंबक काम कर रहा होता है। यानी जब तक उसमें सप्लाई दौड़ता है तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तब तक उनका जो काम है कर रहा होता है। जैसे ही सप्लाई कट, वैसे ही चुंबकत्व गुण समाप्त। तो ये हो जाता है दादा अस्थायी चुंबक, जो कभी आता है कभी जाता है, और ये आना जाना डिपेंड करता है उसमें प्रवाहित धारा से। अब जरूरी नहीं है कि 440 वोल्ट से होगा भाई, वो बैटरियों से होगा, लेकिन कम मात्रा में होगा। सिंपल सी बात है भाई, खिलौना वगैरह में बैटरी से ही काम चलाया जाता है, ठीक है। तो ये अस्थायी चुंबक का काम है। और अस्थायी चुंबक का काम क्या है परमानेंट वाले का? कि हमेशा चुंबक बना रहेगा। जैसे आपने स्पीकर को फोड़ के पहले चुंबक निकाले होंगे गोल वाला, है ना, हम लोग भी निकाले थे फुटा हुआ रेडियो से, है ना। तो उसमें कैसा रहता है? परमानेंट चुंबक रहता है। जैसे लाउड स्पीकर का हो गया, गैल्वेनोमीटर की चुंबक हो गया, दिशा सूचक
चुंबक दिक्पात यंत्र की जो चुंबक होती है ये सभी के सभी जो है परमानेंट वाला होता है। और परमानेंट चुंबक किससे बनता है, ये क्वेश्चन आपसे आता है तो इस्पात से बनता है। अस्थाई चुंबक को बनाने में हम एल-निको का भी प्रयोग करते हैं। एल-निको एक्चुअली मिश्र धातु है जो कई सारे धातु को मिलकर बनाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है, लोहा है, निकेल है। जैसे स्टेनलेस स्टील जर्मन सिल्वर, वैसे ही अगर एल-निको पूछे तो जवाब देना है लोहा कोबाल्ट निकेल और एल्युमिनियम से मिलके बनता है। इसका इस्तेमाल चुंबक बनाने में होता है, ठीक है। इनके अलावा अस्थाई चुंबकत्व अस्तित्व जब तक विद्यमान रहता है तब तक जो है ये आपका चुंबक की तरह, यहाँ पे क्वाइल लिखना है, क्वाइल है ना, क्वाइल होता है ना, क्वाइल ना, इसमें तार नहीं रहता क्या, क्वाइल कुंडली कहते हैं जिसे, है ना। जब तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं, भाई प्रवाह मतलब फ्लो होती रहेगी तब तक जो है आपका चुंबक के जैसा बिहेव करेगा। जैसे ही विद्युत धारा कट, चुंबकत्व कट, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अस्थाई चुंबक कहते हैं। इसका क्या उदाहरण है, डायनेमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायनेमो हो जाएगा, रिले स्विच हो जाएगा, विद्युत घंटी हो जाएगा। बाहर से बेल का बटन दबाओ, अंदर बजता है, चुंबकीय फील्ड चुंबकीय जो है गुण आ जाते हैं और जिसको पीटना होता है वो एक्टिव हो जाता है, पीट देता है, बच जाता है। जैसे बटन छोड़ो, सप्लाई कट, फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं, तो इसे चुंबक अस्थाई चुंबक कहते हैं। रिले जो आपने लिखा देखा था वो आप नहीं समझेंगे। रिले एक प्रकार का स्विच होता है जो रेलवे में यूज होता है, खास करके सिग्नलिंग व्यवस्था को चलाने के लिए। चुंबक को गर्म करने पर पीटने से चुंबकत्व का मान कम हो जाता है, या फिर अगर आप ऊंचाई से गिराते हैं तो भी चुंबक का मान घट जाएगा। तो दोनों सेंस में अगर आप ठीक से देखें तो पीटना वाला ही गुण आ जाता है। ऊंचाई से भी गिराएंगे तो उसको चोट लगेगा, है ना, और पीटेंगे तो भी चोट लगेगा, गर्म करेंगे तो भी चुंबकत्व का मान घटता है। तो इसीलिए वो बिंदु आपसे पूछा जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो ये एक ऐसी टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में एक लिमिट फिक्स होती है कि अगर इससे ऊपर गया तो चुंबक वाला गुण ना रहेगा, इससे नीचे आया या फिर यहाँ तक आया तो चुंबक वाला गुण रहेगा। इसीलिए कुछ तत्व को जो है ना, कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर, वैसा बिंदु जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय तथा उसके नीचे लौह चुंबकीय होता है। सबसे पहले अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होता है मैं आगे पढ़ूंगा, तभी आप ये समझ पाओगे। आइए ये पढ़ते हैं पहले। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, प्रति मतलब होता है उल्टा से, यहाँ से, है ना, उल्टा मतलब बिल्कुल ही उसमें चुंबक के क्षेत्र में चुंबकित नहीं होते हैं, बिल्कुल जो है अट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे जो बहुत पढ़ने लिखने वाला लड़का है, किसी के बहकावे में जल्दी नहीं आता है, वैसे है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। ये जो है चुंबकत्व के संपर्क में आने के बाद अट्रैक्ट नहीं होता है। अनुचुंबकीय क्या होता है, थोड़ा मात्रा में अट्रैक्ट होता है। ये हम है भी और नहीं भी वाला, समझे, है भी और नहीं भी वाला। थोड़ा बहुत अंदर से मन रहेगा लेकिन डरता रहेगा, तो थोड़ा जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ जो है पूरा अट्रैक्ट हो जाता है, ये पढ़ाई उढ़ाई सब छोड़ देता है ना। अब फिर जो है बाद में क्या बन जाता है, हीरा, है ना। तो ये वाला आप ऐसे समझ लेंगे, जो कम अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता प्रतिचुंबकीय, जो थोड़ा मात्रा में होता है अनुचुंबकीय, और जो बहुत मात्रा में अट्रैक्ट होता है वो लौह चुंबकीय। अब यहाँ से क्यूरी टेम्परेचर को समझ लेंगे। अभी मैंने कहा था एक बिंदु फिक्स होता है, उस बिंदु के ऊपर अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय, मतलब कम मात्रा में चुंबकित होने वाले, और जैसे उसके नीचे रहता है तो लौह चुंबकीय रहता है। अब लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों का जो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है ना, तो ये जो है आपके इन तीनों का जो है क्यूरी टेम्परेचर बिंदु आपसे पूछता है। तो इसमें आप देख लीजिए 300 है ना केल्विन का गैप है, 973 केल्विन, 673 केल्विन और 373 केल्विन। तो याद रखेंगे लोहा, है ना, ये लोहा का है, यहाँ एफ ही लिख लीजिएगा, फेरस लिख लीजिएगा ना, फेरस, निकेल और कोबाल्ट में यहाँ लिखा है भाई, लोहा, निकेल और कोबाल्ट में 973 से स्टार्ट करना है, 300 घटा देना है। अभी आपने लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पढ़ लिया, हम चलते हैं आगे। चुंबक के परमाणुओं के जो समूह होते हैं ना, जिसमें परमाणु विद्यमान होते हैं, उसे डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। और एक डोमेन के अंदर 10 के पावर 18 से 10 के पावर जो है माइनस नहीं भाई, प्लस 10 के पावर 18 से जो है 10 के पावर 21 तक परमाणु विद्यमान रह सकते हैं। ये डोमेन जो है जाने दीजिए, रेलवे में भी यूज होती है डोमेन, है ना, जहाँ से आपका गाड़ी का संचालन करते हैं स्टेशन मास्टर, वहाँ एक पैनल रूम होता है, उसके जो खांचे बने होते हैं ना, उसे भी डोमेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ की बात वहाँ। चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर, अब ये वाला बड़े VVI पॉइंट है,
है ना, रेलवे के दृष्टिकोण से भी, एसएससी के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ये बच्चे एक पॉइंट तो याद रखते हैं अधूरा और गलती कराते हैं पूरा। ठीक है, देखिए चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर अगर बात करते हैं, चुंबक के अगर बाहर बात करते हैं तो इसकी दिशा होती है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, नॉर्थ टू साउथ होते हैं चुंबक के बाहर। लेकिन अगर चुंबक के अंदर अंदर की बात करते हैं, चुंबक के अंदर, तो इसको पलट लेंगे, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। ये बात 2 बार पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा, और जैसा लिखा है वैसे ही याद रखना है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है ना। और एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहरती है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक कहेगा तो वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर या वेबर m इनवर्स 2 होता है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट कई बार आपने अटेंड किया होगा कि प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है सर, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है ना। तो ओम मीटर भी याद रखना है। प्रतिरोधकता लिखा रहेगा तो आपका ओम मीटर आंसर करना है। खाली रेसिस्टेंस का पूछेगा तो ओम, उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स का पूछेगा तो वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पूछेगा तो वेबर बटा m स्क्वायर। अभी आपने ऊपर में देखा था चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रबलता का मात्रक अलग अलग था। इनके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत मैकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। कितने सिद्धांत दिए थे, 2 सिद्धांत दिए थे। गति के कितने नियम दिए गए थे, न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे। डायरेक्ट कभी कभी छोटे छोटे ये पॉइंट भी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा क्या लिखा है, ओह बहुत अच्छा, चलिए। इसके अलावा विद्युत मोटर, एक बच्चा जीडी में उसका कुछ ट्रेनिंग ब्रेनिंग था, मेडिकल वगैरह वो क्लियर, फिजिकल वगैरह वो क्लियर हुआ। इसके अलावा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत जनरेटर या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये ऊर्जा का रूपांतरण है, फॉर्मेशन है। ये सीधे सीधे आपके आंख से दिखता है तो याद करने की जरूरत नहीं है। विद्युत मोटर में सप्लाई दोगे तब ना मैकेनिकल चीज घूमने लगते हैं, पंखे, और उस पंखी की मदद से कई सारे चीज को आप घुमाते हैं, है ना। इसी प्रकार से डायनमो, वो यंत्र घूमता है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये दिखता है ना। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है, जबकि जो डायनमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। डायनमो हो चाहे जनरेटर हो, दोनों एक में बोलिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। देखिए विद्युत मोटर पे जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड का रूल अप्लाई होता है, जबकि जनरेटर या आपका डायनमो है उस पर राइट हैंड का रूल अप्लाई होता है, फ्लेमिंग वाला, है ना। ये अंतर विभेद बता दिए, कल हो के कोई पूछे दिक्कत नहीं करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देश्य का प्रियम्बल जिसे कहते हैं को संविधान का अभिन्न अंग माना है। सही है जी। इनके अलावा बेरुबारी संघ मामला 1960 सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, ये भी सही है। देखिए ये जो है बेरुबारी संघ मामला 1960 बाद में बदल जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही एक मत में, तो ये भी अपने जगह सही है। एक बार इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था 1960 वाले बेरुबारी संघ मामला में। फिर कथन 3 में है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा माने, तो ये भी अपने आप सही है। ठीक है, तो तीनों के तीनों कथन सही है। कई बार ये चीज जो है इसीलिए आपके एग्जाम में आते हैं, और ये गिने चुने हैं, मात्र 6-7 ही है। गोलकनाथ है, बोम्मई बनाम है, और आपका बेरुबारी है, केशवानंद भारतीवाद है। यही सब जो है घुमा फिरा के आपको ये वाले लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो पहले से ही करके मोकला रहो ताकि आपके एग्जाम में आए तो रगड़ देना। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका तो ऊपर तीनों कथन सही हो जाएगा। देखिए ये जो हिदायतुल्लाह साहब है ना, ये आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सभी के रूप में
कार्य किए हैं, सेवा दिए हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है, पासपोर्ट भी कहा जाता है, संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसमें दिए गए आदर्श वाक्य, अब किसकी बात हो रही है? उद्देशिका की। उद्देश्यों की रूपरेखा का विस्तार संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य में विस्तारित है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रियम्बल है उसमें जो चीज भी लिखा गया है वो संक्षेप, बहुत ही मतलब संक्षेप में लिखा गया है, और इन चीजों का जो विस्तार आपको संविधान के अंतर्गत देखने को मिलेगा वो आपको फंडामेंटल राइट में मिलेगा, डीपीएसपी में मिलेगा, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी मिलेगा। भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने का काम करते हैं, तो ये जो आर्टिकल 32 है इन्हीं संविधान का आत्मा कहे थे भीमराव अंबेडकर साहब। केशवानंदी भारती बनाम केरल राज्य, ये आपका 1973 की बात होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलखनाथ 1967 के अपने दिए गए फैसले को खारिज कर दिया और उन्होंने घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। पहले इन्होंने क्या कहा था, है ना, गोलखनाथ बनाम वाले में एक से अधिक बातें हो सकती हैं तो डिस्टर्ब मत होना। इसमें जो है इन्होंने कहा था कि भाई जो है कई ऐसे चीज़ है जहाँ पे जो है संशोधन अलाउ नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने जो है केशवानंदी भारतीवाद में इन्होंने कहा कि भाई संशोधन तो संभव है, लेकिन जो फंडामेंटल ढांचा है, जो आपका उसकी रूपरेखा है, उसमें किसी प्रकार की उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इनके अलावा मिनर्वा मिल्स बनाम आपका जो है भारत संघ 1980, ये भी एक पूछा जाता है, रिकॉर्ड है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचों में नहीं बदल सकती। अब इसमें दोहराया गया है, पहले कहाँ कहा गया था, इसके ऊपर वाले लाइन में हमने पढ़ लिया था, केशवानंदी भारतीय बनाम में। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द, ये तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, जहाँ पे आपने 42वां अमेंडमेंट की जो क्यों इसका नाम पढ़ा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे सब कुछ बता दिया था। प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व जो है ये रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। वहाँ पे मानव बंधुत्व और जो भाईचारा का नारा है ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। तो ये दोनों क्रांति का भी जो है इसमें के जो तथ्य हैं उनको भी समावेशित करे गए हैं हमारे संविधान के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है। के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी थी, प्रियम्बल को। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार यथार्थ भाग 3 को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। एक कोशीय हरित शैवाल, ये कहाँ पे आएगा? चलिए, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन, ये तो ईस्ट करता है, तो ये 2 में चला जाएगा। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण नाइट्रोजन के माध्यम से, तो ये 3 में चला जाएगा। प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव साइनोबैक्टीरिया, ये इधर आ जाएगा, तो पहला आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे। यहाँ पे मिलाया हुआ आंसर दिया गया है। हम आज सबको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मुकुलन क्या होता है? ये एक प्रकार के प्रजनन में पूर्ण विकास के छोटे जीव, जो एक तो छोटे जीव के अंतर्गत होती है, ये छोटे जीव प्रजनन करते हैं और इनके शरीर से एक नए जो है निर्माण होते हैं जीव का, ये होती है मुकुलन। यहाँ से हम बात करेंगे। इस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण विकास के छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं, जनक मतलब जो भाग ले रहे हैं, और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं, या दूसरे शब्दों में किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिका में समसूत्री विभाजन से मुकुल का निर्माण होता है, और यही मुकुल विकसित होकर पूर्ण जीव बनता है, और ये जीव बनने की घटना को मुकुलन कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, एक तो ये खुद छोटा जीव होता है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित होता है, अपना पूरा अस्तित्व होते हैं इसके अंदर। इसके शरीर पे एक उभार आ जाता है ना, एक उभार आता है, यही उभार से एक इसी प्रकार के छोटू जीव का निर्माण होती है ना। ये उभार को मुकुल कहते हैं या फिर बर्ड कहते हैं, जो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, और इसी से एक इसी प्रकार के जीव का निर्माण होगा, और तब कहा जाता है कि इसका निर्माण मुकुलन प्रोसेस से हुआ है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। और ये किस में होता है यही पूछा जाता है, कभी आज तक डिफिनीशन नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछते हैं कि इनकी जो है जनन किस विधि से होती है। डायरेक्ट पूछेगा मुकुलन के विधि से इनमें से किस जीव में जनन होती है ना। तो एगो आपको ईस्ट याद रखना है,
है ना। एक वो हाइड्रा भी याद रख लेना है। देखिए तो ये आपको मैंने बता दिया क्या होता है। इसके शरीर पे एक छोटी सी उभार निकल के आएंगे, यही उभार इसे बड कहते हैं और इसी से एक नए जीव का निर्माण होता है और इस प्रोसेस को मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। या लैंगिक और लैंगिक अनॉक्सी ऑक्सी मैं पूर्ण चर्च कर लिया था। हाइड्रा और ईस्ट ये में मुकुलन होता है, इसमें जो प्रजनन होता है मुकुलन विधि से होती है। नोट एस्कीजोसाइक्रोमाइसिस पोम्बे इस प्रकार का नाम है भाई, ये भी ईस्ट का एक प्रकार है जिसमें प्रजनन मुकुलन के बजाय विखंडन के माध्यम से होती है ना। तो ये अपवाद है और अपवाद आपके कोई एग्जाम में काफ़ी आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई ईस्ट में जो है मुकुलन प्रोसेस से प्रजनन होती है, तो आपने सदा के लिए याद रख लिया। लेकिन लगे हाथ अपवाद को भी याद रखना है कि ये पोम्बे नामक एक ईस्ट है जिसमें विखंडन के द्वारा प्रजनन होती है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग क्या क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं और स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर आपका नर वाला पार्ट है ना, नर प्रजनन अंग है, और स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग है। पेड़ पौधों में श्वसन रंध्र के माध्यम से होते हैं। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल बाह्य दलपुंज या क्लैक्स के अंदर जो है उपस्थित होते हैं। यही क्लैक्स के अंदर उपस्थित जो क्लोरोफिल है या फिर पर्णहरित भी इसे कहते हैं, जो सूर्य से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद पहुंचाते हैं और वही प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के भोजन देते हैं और हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का जीवाणु है जो पौधों के जैसा गुण रखती है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं फिर भी रखती है। इसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण कर सकने में सक्षम है। नॉस्टक नामक एक साइनोबैक्टीरिया है जिसे लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबसे छोटा जीव जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम है, यानी पूर्ण रूप से जो है सब चीज में फिट है और सबसे छोटा है, इसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में धड़ल्ले से आती है जी। इनके अलावा एक क्वेश्चन और आती है, जैसे ठोस द्रव गैस आपने कई बार सुना होगा। ठोस द्रव गैस ये पदार्थ की तीन जो है भौतिक अवस्था है ना। तो ये जो है चौथा भी पूछा जाता है तो प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था भी अब पूछे जाते हैं तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको विस्तार में हमने पढ़ा दिया है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। इसमें किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम के सरनेम से बोस को लिया गया है, जरा कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा पेड़ पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को पेड़ पौधों नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, कई बार बताया हूं, NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक को हम यूरिया कहते हैं। यूरिया का निर्माण जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक बोल्हर ने साल 1828 में किया था। देखिए यूरिया के निर्माण या फिर यूरिया का पता लगाने की बात आएगी तो सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक ने 1773-74 में ही लगा लिया था, है ना, कि पेशाब में यूरिया की मात्रा यूरिया के जैसे कुछ पाया जाता है और वहां पे उन्होंने कहा कि इसमें यूरिया है। लेकिन आई प्रयोगशाला में इसको बनाने की बात तो बोल्हर के नाम आएगा। ये दोनों स्पष्ट कर लीजिएगा बंधु, ठीक है। यूरिया का स्ट्रक्चर या सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। सूत्र आपके सामने है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका रहेगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड से O जुड़े रहेंगे और ये दोनों साइड इधर रहता है, एक साइड आपका NH2 रहता है और एक आपका H2N रहता है। ये है स्ट्रक्चर यूरिया का। मैंने आपको कल या परसों ही बताया था कि भाई एक कार्बन को संतुष्टि के लिए 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है सिंगल सिंगल, या 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। एक ऑक्सीजन को 2 की आवश्यकता होती है, एक नाइट्रोजन को 3 की आवश्यकता होती है। अब जो बच्चे को कल स्पष्ट नहीं हुआ, यहाँ पर भी एक लुक मार के अपने चीज़ों को पुष्टि करके सदा के लिए चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए जो साइंस से उनको कोई तकलीफ नहीं है इन सब चीज़ों में, जानता हूँ क्योंकि मैं भी साइंस से पढ़ा हूँ। लेकिन जो आर्ट से हैं उनके लिए तो ये परले काल हो जाता है। देखिए ये ऑक्सीजन है ना, इनको चाहिए दो, तो मैंने यहाँ देखा 2 सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन को चाहिए 4, तो इस साइड तो हो गया 1 और 1, तो इस कार्बन के लिए 2 तो इधर ही हो गया, 1 और 1, यानी ये दोनों तो हो गया। अब 2 चाहिए तो एक इधर है, एक इधर है, तो हो गया 4। अब इस नाइट्रोजन को चाहिए 3 दादा, तो एक तो ये हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो हो गई 3। इस नाइट्रोजन को भी चाहिए 3, तो 2 हाइड्रोजन इधर है और एक ये हो गया, तो हो गई 3। तो सब अपने आप में संतुष्ट है। तो स्ट्रक्चर आप किसी भी चीज को खींच सकते हो और अगर गलत खींचोगे तो खुद ही दिख जाता है,
ठीक है। इसके अलावा अगला नोट करके कुछ लिखा है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। इसके कमी से कई सारे बीमारी होती है, इसमें कुपोषण आम है। इनके अलावा जो पाचन है प्रोटीन का मानव में, ये स्टार्ट होता है आमाशय से और पूर्ण होता है छोटी आंत के अंदर। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। शैवाल, इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहते हैं, भूरा शैवाल को फियोफाइटा कहते हैं और हरा शैवाल को क्लोरोफाइटा कहा जाता है। क्लोरेला नामक एक शैवाल होता है जिसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लेके जाते हैं और वहां पे उसे कई रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदी के द्वारा स्थलाकृतियां या फिर चट्टान वगैरह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। गोखुर झील या ऑक्सबॉ झील का निर्माण नदी के द्वारा होता है, जो एक प्रकार की नदी से अलग हुआ पार्ट है। सही बात है भी, ये जो है नदी से ये जो कट जाएगा ना, ये जो झील के रूप में टेढ़ा मेढ़ा बच जाएगा, ये गोखुर झील है। सही है जी अपने आप में। कायांतरित शैल का निर्माण आग्नेय या अवसादी चट्टान के रूपांतरण से होता है। सही बात है जी, मेन चट्टान के टूटने फूटने से, है ना, लिथिफिकेशन होता है और तो फिर जो संघनन जो कंडेंसेंट होता है, जमता है, तब जो चट्टान बनता है उसे रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। अपने आप में ये भी सही है। भी आकार की घाटी नदियां युवा अवस्था में बनाती है, ये भी सही है और ये शुरुआती चरण में बनती है ना, चट्टानी इलाकों में। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएगा, अर्थात तीनों कथन स्टेटमेंट जो दिया गया है सही है। कैसे सही है ये बताते हैं। देखिए, चपाकार या गोखुर झील ये मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपर्दन के कारण कई घुमावदार मोरों से होकर प्रवाहित होती है। यदि यही मोर विसर्प कहे जाते हैं, जिसे मेंडर्स कहते हैं। इन घुमावदार मोरों के विस्तृत होने से उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़ के सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है और इन विसर्पों में जल भर जाने से जो झील का निर्माण होता है, इसे गोखुर या चपाकार झील कहते हैं। आई होप आप नहीं समझे, आइए समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया गया है इस फिगर में, ये आपका नदी का कोई ओरिजिन है, जो नदी बह रहा है। जैसे ही ये अपनी मैदानी भागों में आया, अपना रास्ता जो है इस प्रकार से सर्पाकार यू बनाते बनाते बहने लगता है। ठीक है, अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, ये कॉइल जैसे नहीं, कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से बनने लगते हैं। अब क्या होता है कि ये एक बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ से टर्न लेगा तो यहाँ पे, तो यहाँ से बाहर की तरफ काटेगा, यहाँ से इस बाहर की तरफ काटेगा और समय के साथ ये वाला पार्ट कट जाता है और नदी जो है फिर से सीधा बहने लगता। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये तो एक आकृति बन चुकी है पहले से गड्ढा के जैसा। अब इसमें जो पानी भर गई, यही आपका गोखुर झील कहलाता है जी। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, गोखुर झील कहलाता है। और ये जो आपके यू के जैसा आकार है, इसे मेंडर्स कहते हैं या विसर्प कहते हैं, क्योंकि ये सांप जैसे देखने में लग रहा है। ठीक है, तो यही छोटी छोटी बात आपकी एग्जाम में जब आती है तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, जब से ओशो साहब को एक दो बात सुन लिया, मुझे भी जो है थोड़ा उनके जैसा बात निकल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को दूर करूँ, है ना। ठीक है, इसके अलावा जो है ये यहाँ पे नदी की स्रोत आप यहाँ पे देख रहे होंगे और ये जो है ये भी आकार की घाटी है। यहाँ पे मैंने कहा कि नदी की शुरुआती स्टेज में ही भी आकार की घाटी बनती है, जो चट्टानी इलाकों में होता है। इसके बाद का ये सब घटना है विसर्प वगैरह, गोखुर झील वगैरह, डेल्टा वगैरह। डेल्टा डेस्टिनेशन टाइप की घटना है जो नदी के द्वारा लाए गए निक्षेप के जमने से बनती है ना। अब देखिए, भी आकार की घाटी क्या होती है ना। भी आकार की घाटी ऊपरी भाग में अपर्दन, है ना, अपर्दन से बनी एक स्थलाकृति है। भी आकार की घाटी युवा नदियों द्वारा बनाई जाती है। युवा कहने का मतलब है जहाँ से निकला है वो ज़्यादा दूर चला नहीं है ना, मतलब थोड़े दूर चलने के बाद। इनके अलावा कठोर शैल वाले क्षेत्रों में बनती है, यही आगे चल के गॉर्ज या कैनियन में बदल जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद के कटाव से होता है। हिम माने बर्फ होता है ना, तो जो बर्फ वगैरह की शिला होती है उनके कटाव से जो आकार बन जाते हैं उसे अपन यू आकार की घाटी कहते हैं। भी आकार जरा डिफरेंस है, अभी आपने इसका इमेज भी देखा था। इनके अलावा अगर तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आकार की घाटी के निर्माण में नदी का योगदान नहीं है। हिमनद के कटाव कौन कर रहा है, नदी तो कर रहा है, तो नदी के द्वारा ही यू आकार की घाटी भी बनेगी, भी आकार की घाटी भी बनेगी। बुलर झील का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण हुआ है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है और ये भारत के सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। अगर आपसे कोई कल हो के कोई पूछे कि बुलर झील जो है उसका अधिकांश जल स्रोत किस नदी पे डिपेंड है, तो आप झेलम को मारना, सिंधु नहीं मारना। इसके अलावा लोनार झील जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना प्रांत में है और ये लगून झील का उदाहरण है, खारे पानी की झील है ना। इस झील के बारे में दो मत है। इस झील के बारे में एक मत है कि इसका निर्माण
उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, दूसरे सीधे सीधे बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न झील है। इसीलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रेटर वाला शब्द है ये ज्वालामुखी के उद्गार में इस्तेमाल होता है जब पृथ्वी के नीचे मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकलती है और जिस मुंह से जो है मैग्मा बाहर निकल रही होती है ना, तो उसे हम उस मुख को क्रेटर कहते हैं। वैसे धुआं निकलता है ना, जलवाष्प निकलता है और फिर मैग्मा भी निकलता है, तो जहां से मैग्मा निकल रहा होता है वो मुंह को क्रेटर कहते हैं। इसीलिए इसका मानना है कि भाई जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है, इसीलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। और ये जो है आपके सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया है। इनके अलावा नदियों के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों में डेल्टा है। आखिरी डेस्टिनेशन मैंने अभी बताया था, दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, इसका आकार लगभग ट्रायंगल के जैसा होता है। बाढ़ का मैदान, जलोढ़ झील, नदी बांध, ये सभी के सभी जो है आपका गॉर्ज हो जाएगा, कैनियन भी हो जाएगा, ये सभी के सभी नदी का परिणाम है। अब हम सैल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सैल से भी जो है स्टेटमेंट दिया गया था। आग्नेय सैल, इसे प्राथमिक रॉक या प्राइमरी रॉक कहते हैं, है ना, इग्नियस रॉक भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, आग्नेय सैल भी कहते हैं। इसका सीधा सीधा पूछता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप इसकी निर्माण होती है ना। मैंने अभी नीचे इमेज रखा है, वहां से समझाऊंगा, ज्यादा समझेंगे। फिलहाल तो खाली ये जानिए कि भाई आग्नेय सैल जो है ये ग्रेनाइट है, ग्रेवो है, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट है ना, ये सभी के सभी जो है आपके क्या हो जाएंगे, आग्नेय सैल हो जाएंगे। अब सादी सैल क्या होता है, अब सादी चट्टान बहिर्जात प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टुकड़े का जमाव का परिणाम है। क्या होता है कि मान लीजिए ये जो आपका आग्नेय सैल था, कोई भी एक आग्नेय सैल ले लीजिए, मान लीजिए बेसाल्ट ले लीजिए, इस पे जो है बहुत सारे जो है बल लगती है, जिससे क्या होती है, ये चट्टान जो पहले बड़े बड़े थे अब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। अब ये समय और कई सारे प्राकृतिक कारणों से ये छोटे छोटे टुकड़े एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जब ये चट्टानी रूप धारण करता है तो इसे कहते हैं हम अवसादी चट्टान। समझ में आया होगा। इसके अलावा जो लिथिफिकेशन प्रोसेस है इसे जानते हैं। पहले देखिए जो अवसादी चट्टान है इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल, कोयला इत्यादि भी आ जाएगा। लिथिफिकेशन, पृथ्वी के सतह की चट्टानें कुछ प्राकृतिक कारणों से टूट जाते हैं तथा धीरे धीरे एक जगह जमा हो जाती है। यही जमा हुआ टूटा हुआ चट्टान संघनन के परिणाम स्वरूप चट्टानी रूप धारण कर लेता है, जिसे हम लिथिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कायांतरित सैल का निर्माण होता है। यह रूपांतरण दाब, आयतन और टेम्परेचर के कारण होती है। पीवीटी होगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। तो इनके कारण जो है आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान का रूप बदलता रहता है, और जो बदलने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे रूपांतरित या कायांतरित सैल कहते हैं। जैसे आप सृष्टि में जल चक्र को जानते हैं, नाइट्रोजन चक्र को जानते हैं, वैसे कहीं ना कहीं जो आपका रॉक का जो आपका चक्रण है ये भी होता रहता है। यानी कोई भी रॉक एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। आग्नेय चट्टान से अवसादी बनेंगे, अवसादी से कायांतरित बनेंगे, है ना। तो ये चलता रहता है सीरीज। ये नीचे हमने एक साइकिल रखा है, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब उदाहरण है इसका कायांतरित का, संगमरमर है, स्लेट है, सिस्ट है ना, ये क्वार्टजाइट है, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है ये रॉक का साइकिल पढ़ेंगे। पहले ज्वालामुखी को देख लेते हैं, है ना। अभी मैंने बताया कि भाई आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होती है। देखिए ये है मैग्मा चेंबर, जहाँ पे मैग्मा भरे रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्मा, ये देखिए मैग्मा लिखा हुआ है। ये मैग्मा चेंबर जिस मुख से निकलता है ना, इसे क्रेटर कहते हैं, और फिर जो है ये ऐसे है ना फ्लो होने लगता है। पृथ्वी के ऊपर की बात है ये, और ये जो है ये नीचे की बात है। मैग्मा चेंबर नीचे होते हैं, मैग्मा जब ऊपर आता है तो इसे लावा कहते हैं, आते हैं क्रेटर के मदद से, और जब यही लावा ठंडा होता है चट्टानी रूप धारण करता है, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसके जब क्षरण टूटते फूटते हैं तो उनसे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि भाई जो है आपका आग्नेय चट्टान कैसे ज्वालामुखी से बनती है। ये है आपका भैया रॉक साइकिल। जैसे कि अभी आपने प्राथमिक सैल से पकड़ लिया होगा कि भाई आग्नेय चट्टान को प्राथमिक सैल कहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू की सैल वही हो जाएगी, आग्नेय सैल या बेसिक सैल भी आप कह सकते हो। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे, ये रहा भैया मैग्मा जब ऊपर में आएगा कूलिंग होगा, ठंडा हो जाएगा, यानी शीतलन की प्रोसेस से गुजरेगा तो लावा जम जाएगा। कौन सा चट्टान बनेगा? इग्नियस रॉक बनेगा। ये इग्नियस रॉक है ना, जब आपका लिथिफिकेशन प्रोसेस से गुजरेगा तो आपका जो है ये छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं। जब ये छोटे छोटे टुकड़ा एक जगह जमा होके है ना आपका फिर से चट्टानी रूप धारण करेगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। जब यही सेडिमेंट्री रॉक
है ना, जब अपना रूप बदलेगा, है ना, ये किसके उपस्थिति में रूप बदलता है, आपने वहां पे देखा पीवीटी के उपस्थिति में। पीवीटी मतलब आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। अब देखिए एक बार यहाँ पे दो एरो दिख रहा है, एक तो इग्नियस से भी जो है आपका मेटामॉर्फिक बनता है, और एक का सेंटामेंट्री से भी जो है आपका मेटामॉर्फिक बनता है। अब मेटामॉर्फिक आखिरी पड़ाव हो जाएगा, फिर इससे जो है सेंडिमेंट छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, फिर आपका हो सकता है सेंडिमेंट्री बने, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये चक्रण चलती रहती है। नहीं समझे, प्राथमिक सेल हो गया आपका इग्नियस, कैसे बना है, ज्वालामुखी से, यानी मैग्मा से निकला तो बन गया लावा, लावा जमा बन गया आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान टूटे फूटे लिथिफिकेशन से छोटे छोटे टुकड़े में बट गए, छोटे छोटे टुकड़े समय के साथ, है ना, एक संघनित होकर जो चट्टान बना सेंडिमेंट्री रॉक हो गया। सेंडिमेंट्री रॉक जब आपका जो है दाब, ताप, आयतन, है ना, इन सब के कारण जो रूप बदला तो रूपांतरित सेल हो गया, ठीक है। और ये इग्नियस से भी सीधे हो सकता है और आपका सेंडिमेंट्री से भी रूपांतरित बन सकता है, और यही रूपांतरित फिर से टूटेगा फूटेगा सेडिमेंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये चक्रण चलता रहता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इन्होंने कालिदास द्वारा रचित कौन से पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किए थे, अभिज्ञान शकुंतलम का। सर विलियम जोन्स जो है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैरन हैंगस्टस के समय में मनुस्मृति को जो है अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ गेंटुलॉस इस प्रकार के नाम से जो है रूपांतरित करवाए गए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सर चार्ल्स विल्कन्स के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विसेंट आर्थर स्मिथ है ना। जो छोटे ऐसे आप जनरल साधारण भाषा में जो आप किताब जानते हैं उन्हें तो मैं बहुत बार पढ़ा दिया हूं, तो कुछ ऐसे किताब जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा तो उन्हें भी पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक बामन पांडुरंगा है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अर्ली हिस्ट्री एक बता दिया था, ऊपर ही था। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल नामक पुस्तक के लेखक मजुमदार साहब है, आरसी मजुमदार साहब, इन्हें भी ध्यान रखें। रेहला नामक अरबी ग्रंथ के रचनाकार मोरक्को निवासी इब्न बतूता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। तोलक्का पियम नामक ग्रंथ के रचनाकार तोलक्का पियर है। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है जो व्याकरण पर आधारित है, साथ ही साथ वहाँ की राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी देता है। और संगम में 3 बैठक हुई थी, पहला और तीसरा मदुरई में हुई थी, मैंने बता दिया था, और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। वहां पे 3 वंशों का जिक्र मिलता है, चोल, चेर और आपका पांड्य। तीनों का राजकीय चिन्ह क्या है अपने मन में स्मरण कर लो। चलते हैं आगे। अच्छा तो लग रहा होगा लेकिन लाइक नहीं करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अधिम पीठक की रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुई थी जो आपका पाटलिपुत्रा में अशोका के समय हुआ था। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं इनको लाइक करेंगे ज़्यादा व्यू आने लगेगा फिर ठीक से नहीं पढ़ाएगा। कोई बात नहीं, है ना। मैंने तुम्हें कहा है एक भी बच्चा पढ़ेगा तो उसी शिद्दत से पढ़ाऊँगा, और कल होके अगर 100 बच्चे भी पढ़ते हैं तो उसी शिद्दत से पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं बदलने वाले में से नहीं हूँ। बहुत लोगों को लगता होगा कि इस ज़माने में हमेशा सत्य बोलना बहुत कठिन है, वास्तव में बहुत कठिन है, लेकिन मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है जब से होश संभाला है, और आगे भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, चाहे जो नौबत आ जाए। इसमें होता तो बहुत कठिनाई है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है, और इससे मैं कई चीज़ भुगत रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। पहला जो स्टेटमेंट है, यह भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना तथा टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस होती है। ये सही है। 24 डिग्री औसत सेल्सियस टेम्परेचर होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, और 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना वर्षा होती है, ये भी सही है। कथन 2 है कि सागवान, चंदन, कुसुम, अर्जुन इत्यादि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख उत्पाद है, ये गलत है। ये आपका पतझड़ी वन के उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है आंसर हो जाएगा। सागवान, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शीशम, बांस, साल, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रमुख उदाहरण है। वैसा वन बना नहीं वन, है ना, जहां सालाना 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा गर्मी के महीना में पेड़ जो है कम से कम 7 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां का विसर्जन कर देती है। भारत के अधिकांश भागों में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात हो रही है ये वाले स्लाइड में। पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग में आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलेगा। ये आपके यहाँ के जो उत्पाद है महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, ये सब ध्यान रखेंगे। एक आपका जो है
कटीली या मरुस्थलीय वन होता है वहाँ पे जो है आप 50 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा कराते हैं। जहाँ पे कटीली झाड़ युक्त वन होती है, जैसे राजस्थान के कई सारे पार्ट होते हैं। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के किस उत्तराधिकारी को भद्रसार और सिंहसेन की उपाधि दी गई थी? तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए, इसे भद्रसार भी कहा जाता था, सिंहसेन भी कहा जाता था, है ना। इसके अलावा अमित घात्र भी कहा जाता था, अमित्र घात, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के फाउंडर हैं। इन्होंने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को हराया है। चंद्रगुप्त वंश के अभिभावक महामंत्री चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्राट्स भी कहा जाता है। इन्होंने सेलुकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, लेकिन फिर बाद में परमानेंट रहने लगे। मेगास्थनीज इंडिका नामक किताब लिखा, है ना। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और लास्ट में श्रवणबेलगोला में अपनी शरीर को त्याग किए थे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। बिंदुसार को हम अमित्र घात भी कहते हैं। राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहते हैं। अशोक 269 ईस्वी में मगध की गद्दी संभाले थे। अपनी राज्य अभिषेक, है ना, अपनी जो कोरोनेशन था, ताजपोशी था, उस समय वो अवंती के राज्यपाल हुआ करते थे। मास्की और गुजरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। ये करेक्ट करके दूंगा, अभिषेक नहीं, राज्याभिषेक, है ना। इसके अलावा अशोक गद्दी संभालने के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग युद्ध में भाग लेते हैं और तोसली पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करता था, है ना। राजा खारवेल था वहां का। और इस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य पहले 4 प्रांत में बटे हुए होते थे, तोसली के आ जाने के बाद 5 प्रांत हो गया था। अशोक भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन करवाए थे। अशोक का शिलालेख जो है ये ब्राह्मणी, अरमाइक, ग्रीक तथा खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी और इनके शिलालेख को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला था। अगला जो प्रश्न है ना,